So hello, hi everyone. मेरा नाम गौतम लखानी है and I welcome you all to our course in which we are covering Indian economy. So आज के सेशन की guys अगर हम बात करें, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। उससे रिलेटेड कुछ इश्यूज के बारे में बात करेंगे और इंडिया में किस तरीके से WTO रहा, क्या WTO का रोल रहा इंडिया के लिए, उन सब चीजों को हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपके लिए। अपडेट यहाँ पर ये है कि अनअकैडमी लेकर के आया है आप लोगों के लिए कुछ नए बैचेस जो कि यहाँ पर 2022 और 2023 वाले एस्पिरेंट्स के लिए रहेंगे। 2021 3 मार्च यानी कि कल से ये बैचेस जो है शुरू होने जा रहे हैं। इन बैचेस के अंदर अगर मैं आपको बताऊं थोड़ा सा, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बैच जो है वो यहाँ पर है बायलैंग्वेज, जो कि 1 ईयर का बैच कोर्स है, जो कि है मिशन यूपीएससी सीएससी 2022। 3 मार्च से शुरू होने जा रहा है। प्री कम मींस दोनों का सिलेबस कवरेज कराया जाएगा। लाइव क्लासेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। इसके अलावा आपकी एनसीईआरटी और प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी कराई जाएंगी। इसके अलावा इंग्लिश मीडियम एस्पिरेंट्स के लिए अनअकैडमी लेकर के आया है एक्सपेडिशन यूपीएससी सीएससी 2022, जो कि इंग्लिश मीडियम में बैच रहेगा। 3 मार्च से ये शुरू हो रहा है। इसमें भी आपका प्री कम मेंस का सिलेबस कवरेज कराया जाएगा। लाइव क्लासेस आपकी होंगी और एनसीईआरटी और प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा यहाँ पर हिंदी मीडियम जो एस्पिरेंट्स हैं उन लोगों के लिए लक्ष्य यूपीएससी सीएससी 2022 अनअकैडमी लेकर के आया है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट बैच यहाँ पर रहेगा हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स के लिए। 3 मार्च से ये भी शुरू होने जा रहा है। कंप्लीट सिलेबस कवरेज कराया जाएगा, लाइव क्लासेस होंगी और एनसीईआरटी और प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो प्लीज जाइए, जाकर इन बैचेस के अंदर अपने आप को एनरोल करिए। इसके अलावा आप में से कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनका 2023 टारगेट है, तो आप लोगों के लिए 2 इयर्स का बैच कोर्स अनअकैडमी लेकर के आया है, जो कि 3 मार्च से शुरू होने जा रहा है। कंप्लीट सिलेबस कवरेज कराया जाएगा, प्री और मेंस का, लाइव क्लासेस होंगी, एनसीईआरटी और प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज यहाँ पर आपके लिए कंडक्ट कराई जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर कुछ स्पेशल एनसीईआरटी बैचेस भी अनअकैडमी लेकर के आया है, जिसमें आपका कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव एनसीईआरटी कवरेज यहाँ पर कराया जाएगा, लाइव क्लासेस वगैरह आपसे ली जाएंगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट बैचेस हैं ये, कहीं ना कहीं आपकी कंप्लीट यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन में हेल्प आउट करेंगे। इसके अलावा अनअकैडमी आपके लिए यहाँ पर कॉम्बो प्लान्स भी लेकर के आया है, जिसमें आप जीएस प्लस और ऑप्शनल प्लस का कॉम्बो ले सकते हैं। और यहाँ पर आपको जो बेनिफिट्स मिलेंगे वो रहेगा लाइव क्लासेस का, टेस्ट सीरीज का, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज का और साथ में अनलिमिटेड एक्सेस का। वहीं दूसरी तरफ अनअकैडमी स्पेशल आइकॉनिक जीएस बैचेस भी लेकर के आया है, और यहाँ पर आप आइकॉनिक जीएस प्लस ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन भी आप ले सकते हैं। और इसमें आइकॉनिक जीएस में आपको कुछ एडिशनल फीचर्स मिल जाएंगे, जैसे कि आपको यहाँ पर पर्सनल कोच मिलेंगी, मेंस की क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस देखने को मिलेगी और स्टडी ट्रैकर वगैरह आपको मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अलग अलग मंथली ड्यूरेशन के सब्सक्रिप्शन प्लान है। अगर आप आइकॉनिक जीएस और ऑप्शनल प्लस का कॉम्बो प्लान लेते हैं तो 24 मंथ्स के लिए आपको जो अमाउंट पे करना पड़ेगा वो रहेगा 1,31,510 रुपीज, जो कि कहीं ना कहीं मंथली अगर आप देखें तो 5,480 रुपीज हो जाता है। और वहीं जब हम प्लस की बात करते हैं तो जीएस प्लस और ऑप्शनल प्लस के लिए 24 मंथ्स के लिए आपको जो फीस पे करनी पड़ेगी वो रहेगी 99,680 रुपीज। और अगर आप पर मंथ इसका हिसाब देखें तो 4,153 रुपीज हो जाती है, जो कि इसको काफी ज्यादा इकोनॉमिकल बना देती है। तो प्लीज जाइए, जाकर अनअकैडमी प्लस में सब्सक्राइब करिए, आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लीजिए, जो भी आपको यहाँ पर ठीक लगे उसको लीजिए और यूज करिएगा हमारा रेफरल कोड रैंक10। बाकी अनअकैडमी आपके लिए अनअकैडमी कॉम्बैट भी लेकर के आया है, जो कि है इंडिया का बिगेस्ट फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट, जिसमें यहाँ पर 1 करोड़ रुपए का स्कॉलरशिप पूल है, जिसमें से आप जीत सकते हैं कुछ स्कॉलरशिप्स। 7 मार्च सुबह 11 बजे ये होने जा रही है। यूज करिएगा हमारा रेफरल कोड रैंक10 इसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल करने के लिए। तो चलिए गाइस शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। बात करते हैं WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और इंडिया के बारे में। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे WTO की, कैसे हमें WTO बनता हुआ देखने को मिला। तो जब भी हम यहाँ पर गाइस बात करते हैं WTO की, तो देखिए WTO है क्या, पहले इसको समझ लेते हैं। WTO एक ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि क्या करता है, डिफरेंट नेशंस के बीच में ट्रेड को लेकर के किस तरीके से रूल होने चाहिए उसके बारे में यहाँ पर काम करता है, डील आउट करता है उनसे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो WTO है उसके जो एग्रीमेंट्स हैं, ठीक है, वो यहाँ पर जो है अलग अलग नेशंस के साथ, अलग अलग नेशंस की पार्लियामेंट से रेटिफाई होते हैं, साइन कराए जाते हैं, और तब जाकर के इन एग्रीमेंट्स के बेसिस पर जो है रूल्स वगैरह बनते हैं कि भाई कौन कंट्री किस कंट्री से किस तरीके से ट्रेड वगैरह यहाँ पर कर सकती है। अब आज की डेट की बात करें इंडिया की, तो इंडिया इज द कंट्री जो कि चाइना के साथ भी ट्रेड कर रही है, जो कि यहाँ पर इंडोनेशिया के साथ भी ट्रेड कर रही है, जो कि इधर जापान के साथ भी ट्रेड कर रही है,
इधर अगर बात कम करें तो अफ्रीका के साथ भी ट्रेड हो रहा है, ईरान के साथ भी ट्रेड हो रहा है, यूरोप के साथ भी ट्रेड हो रहा है। अब हर एक कंट्री से अलग अलग चीजें हैं, तो इनको लेकर के जो भी रूल्स वगैरह बनाए जाएंगे वो कौन बनाएगा? वो बनाएगा WTO। तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पर कह सकते हैं जो वर्ल्ड का इंटरनेशनल ट्रेडिंग मैकेनिज्म है उसको कौन यहाँ पर लेकर के चलता है? WTO यहाँ पर उस मैकेनिज्म को यहाँ पर अपना लेकर के चलता है। अगर आज की डेट की बात करें तो WTO के अंदर हमें 164 मेंबर्स देखने को मिलते हैं और यहाँ पर 23 ऑब्जर्वर गवर्नमेंट्स भी हमें देखने को मिलती हैं, जिसमें ईरान, इराक, भूटान और लिबिया वगैरह कंट्रीज आ जाती हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर हम बात करें अप्रोक्सीमेटली, यहाँ पर जब भी WTO की बात हम करते हैं तो 197 के अप्रोक्सीमेटली आप इसके यहाँ पर मान सकते हैं मेंबर्स और ऑब्जर्वर को मिला करके। तो कहीं ना कहीं WTO एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर हो जाता है। अब आपको यहाँ पर लगेगा कि ट्रेड के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉपर बनाना और इसको इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की क्या जरूरत है? तो देखिए कहीं ना कहीं आपको इस चीज को समझना पड़ेगा। जैसे कि आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ाई है, हमने देखा है कि कैसे सिल्क रोड से लेकर के, ठीक है, जो अर्ली डेज में एंशियंट टाइम्स में सिल्क रोड का ट्रेड होता था, तब से लेकर के फिर आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हमें ये गैट बनता हुआ देखने को मिला और फिर उसके बाद WTO जो बनता हुआ देखने को मिला, इस दौरान जो ट्रेड है, ट्रेड का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर रहा हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, नॉट ओनली अबाउट इंडिया, अबाउट द ग्लोबल वर्ल्ड। कहीं ना कहीं जब भी हम बात करते हैं ट्रेड की, तो ट्रेड जहां पर भी प्रॉस्पर होता है तो अल्टीमेटली उससे क्या होता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, पीसफुल रिलेशंस बनते हैं कंट्रीज के बीच में और ये सब चीजें होती हैं। अब आप कहेंगे कि ट्रेड से पीसफुल रिलेशन का क्या मतलब है? देखिए आपकी एक दुकान है मान लीजिए, ठीक है, और आपका कोई परमानेंट कस्टमर है, परमानेंट ग्राहक है, तो क्या आप अपने परमानेंट कस्टमर से, परमानेंट ग्राहक से बिगाड़ेंगे? नहीं ना। आप उसको क्या करेंगे? अगर वो आएगा तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी देंगे, आप उसको कभी फ्री सर्विस प्रोवाइड करा देंगे। तो कहीं ना कहीं ट्रेड एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब देखिए इंडिया और चाइना के साथ क्या हुआ अभी रिसेंटली? इंडिया ने चाइना की बैकबोन जो उसका ट्रेड था उसके ऊपर हमने हमला करा, एप्स को उसकी बैन कर दिया, इंपोर्ट्स को बैन कर दिया, जिस वजह से क्या हुआ? चाइना ने जो है यहाँ पर शांति वगैरह अब बना दी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ट्रेड एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले यहाँ पर करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी और जो नेशंस के बीच में पीसफुल रिलेशन है उसको प्रमोट करने में भी। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि अगर हम बात करें एंशियंट टाइम की, तो उस टाइम पर सिल्क रोड बहुत ज्यादा फेमस था, जो कि चाइना से लेकर के यूरोप तक जो कपड़ा वगैरह पहुंचता था, सिल्क पहुंचता था मोटे तौर पर, और बाकी सब कमोडिटीज उसके साथ। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ट्रेड एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल शुरू से प्ले करता आया है। और जब भी हम हिस्ट्री की बात करते हैं, इंडिया के डेवलपमेंट की बात करते हैं, इंडिया की प्रॉस्पेरिटी की बात करते हैं, तो आप सब लोगों को पता है द मेन रीजन बिहाइंड इंडियाज प्रॉस्पेरिटी इन द एंशियंट टाइम्स, इन द मिडाइवल पीरियड, वाज द ट्रेड ओनली। एंड ड्यू टू दिस ट्रेड पर्पस द ब्रिटिशर्स, the English got attracted. They came to India. They invested here. They set up their trading companies, and after that they led the colonialism. Why? Just because of the trade. तो कहीं ना कहीं हर एक चीज के पीछे जो मेन कारण था वो क्या था? ट्रेड था। तो ब्रिटिशर्स ने अगर इंडिया के ऊपर कब्जा भी करा था तो उसके पीछे का मेन कारण क्या था? ट्रेड था। क्यों? क्योंकि इंडिया में उन्हें ट्रेड के ऊपर कब्जा करना था। तो इसी वजह से उन्होंने इंडिया के रिसोर्सेज, इंडिया के पॉलिटिक्स, हर एक चीज को यहाँ पर अपने कंट्रोल में करा। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं शुरू से ही ट्रेड एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए। अब देखिए होता क्या है, यहाँ पर जब हम बात करते हैं WTO की, तो WTO का जो जन्म हुआ वो हुआ जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, जिसको हम गैट बोलते हैं, उससे। तो जो गैट है इसका ओरिजिन हुआ था 1944 में। तो जब 1944 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर जो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसी के अंदर IMF और वर्ल्ड बैंक के साथ साथ यहाँ पर गैट के ओरिजिन भी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जब हम बात करते हैं गैट की, तो देखिए हुआ क्या, उस टाइम पर जो एक कॉन्फ्रेंस वगैरह हुई तो यहाँ पर बोला गया कि भाई एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाया जाए जो कि ट्रेड से रिलेटेड चीजों को मैनेज करे, इंटरनेशनल ट्रेड को मैनेज करे। और उसके लिए यहाँ पर बात करी गई कि भाई अब जरूरत किस चीज की है? इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ITO की रिक्वायरमेंट है हमें, ताकि ITO से क्या हो सके, यहाँ पर एक कॉम्प्लीमेंट्री इंस्टीट्यूशन के तौर पर ITO काम कर सके और जो यहाँ पर बेसिकली ट्रेड है, इंटरनेशनल ट्रेड, उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं
उनको यहाँ पर गवर्न कर सके, रूल्स वगैरह बनाए जा सके, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर हुई कि आईटीओ बनाया जाए एक। अब होता क्या है, हवाना के अंदर 1948 में एक यूनाइटेड नेशंस का कॉन्फ्रेंस होता है ट्रेड और एम्प्लॉयमेंट को लेकर के, और वहीं पर आईटीओ के चार्टर को लेकर के जो है क्या बनाए जाते हैं, कुछ रूल्स वगैरह बनाए जाते हैं, ड्राफ्ट प्रिपेयर करा जाता है, जिसको हवाना चार्टर यहाँ पर बोला जाता है। अब देखिए क्या है, जो ये हवाना चार्टर बनाया गया था, इसके अंदर क्या था, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, सर्विसेज, बिजनेसेस, एम्प्लॉयमेंट को लेकर के काफी सारे रूल्स थे कि भाई इंटरनेशनल लॉबी के अंदर किस तरीके से ये ट्रेड का मैकेनिज्म यहाँ पर काम करेगा। तो उसके लिए हवाना चार्टर यहाँ पर बनाया गया। बट हुआ क्या कि हवाना चार्टर जो है वो फोर्स में कभी भी नहीं आया, जिस वजह से क्या हुआ, जो ये आईटीओ बनाने का एक सपना था, जो कि कॉन्फ्रेंस में आईटीओ के ऊपर बातचीत हुई थी, वो क्या हो गया, धरा का धरा रह गया, इसको आगे कंटिन्यू नहीं करा जा सका। अब हुआ क्या, इसी दौरान यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है कि जेनेवा के अंदर एक कॉन्फ्रेंस होती है, और उस कॉन्फ्रेंस में यहाँ पर एग्रीमेंट होता है 23 कंट्रीज के बीच में, जिसको बोलते हैं गैट। तो जनवरी 1 1948 से हमें गैट जो है आता हुआ देखने को मिलता है फोर्स में। अब होता क्या है, गैट का क्या काम था, गैट यहां पर इसलिए साइन करा गया कि भाई जो इंपोर्ट कोटाज हैं और जो टैरिफ्स वगैरह है मर्केंडाइज ट्रेड के ऊपर, उनको यहां पर कम करा जाए। तो कहीं ना कहीं आप यहां पर कह सकते हैं एक छोटे लेवल पर यहां पर एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पर गैट को एस्टैब्लिश करा गया कि भाई ये क्या करे, यहां पर इंपोर्ट से रिलेटेड और टैरिफ से रिलेटेड चीजों को थोड़ा सा देखे। पर्पस जो था इसका वो ये था कि इसको कंट्रोल करा जाए। अब जब ये चीज यहां पर हुई, गैट यहां पर साइन करा गया, तो देखिए 1948 से लेकर के 1995 तक गैट वाज द ओनली मल्टीलैटरल इंस्ट्रूमेंट जो कि यहां पर इंटरनेशनल ट्रेड को गवर्न करने का काम यहां पर करता था। तो कहीं ना कहीं अगर आप यहां पर समझें, अगर हम इस चीज को देखें, तो होता क्या है कि यहां पर जो गैट है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रेड के अंदर। अब होता क्या है, इस गैट को लेकर के भी 8 राउंड्स की अलग अलग मीटिंग्स होती हैं, जिसमें जेनेवा में भी होती हैं, जापान में भी होती हैं, ओरोवे में भी होती हैं, और कहीं ना कहीं इन सब जगहों पर क्या होता है, कभी मान लीजिए कोई टैरिफ को कम करा जा रहा है, कुछ बैरियर्स को हटाया जा रहा है, मतलब अलग अलग रेजोल्यूशन यहाँ पर पास होते हैं। अब जब आता है 1995 तक का समय, तो 1995 तक आते आते होता क्या है कि यहाँ पर उरुवे के अंदर एक जो कॉन्फ्रेंस वगैरह होती है, जो कि 1987 से लेकर के 1994 के बीच में होती है, वहां पर बात करी जाती है डब्ल्यूटीओ की। बोला जाता है कि भाई अब गेट जो कि एक इंस्ट्रूमेंट है यहाँ पर हमारा, अब इसकी जगह हमें एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन की जरूरत है, और वो इंस्टीट्यूशन जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर हमें डेवलप होता हुआ, फोर्स में आता हुआ देखने को यहाँ पर मिलता है। और जो एग्रीमेंट रहा जिसके बेसिस पर डब्ल्यूटीओ को एस्टैब्लिश करा गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश करा गया, उसको बोला जाता है मराकेश एग्रीमेंट, MARRAKESH, मराकेश एग्रीमेंट इसको जो है यहाँ पर बोला जाता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूं एक बार, दिस इज द स्पेलिंग। तो मराकेश एग्रीमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, और इस मराकेश एग्रीमेंट के बेसिस पर ही डब्ल्यूटीओ को यहाँ पर एस्टैब्लिश करा जाता है। और देखिए होता क्या है, यहाँ पर अब एक तरीके से इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क तैयार करा दिया जाता है कि भाई किस तरीके से इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट यहाँ पर करा जाएगा। तो 1996 के अंदर हमें जो है डब्ल्यूटीओ फोर्स में आता हुआ यहाँ पर देखने को मिलता है। अब देखिए होता क्या है, जब डब्ल्यूटीओ यहाँ पर फोर्स में आया, यहां तक अगर हम बात करें तो मैं आपको अगर थोड़ा सा फटाफट से समझाऊं, ब्रीफ करूं कि अब तक हम क्या कुछ डिस्कस कर चुके हैं डब्ल्यूटीओ के बारे में। तो देखिए क्या है, यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपको बताया कि डब्ल्यूटीओ क्या है, कितनी मेंबर कंट्रीज हैं, 164 मेंबर्स हैं, 23 ऑब्जर्विंग गवर्नमेंट्स हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया। देन मैंने आपको ट्रेड की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया कि एंशिएंट टाइम से लेकर के अब तक मॉडर्न टाइम तक ट्रेड की क्या इंपॉर्टेंस रही इकोनॉमिक डेवलपमेंट में और पीस में। दूसरा फिर मैंने आपको बताया कि जो यहाँ पर गेट का एस्टैब्लिशमेंट हुआ, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, गैट का एस्टैब्लिशमेंट हुआ 1944 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में, और उसी गैट से आगे चल करके फिर हमें डब्ल्यूटीओ बनता हुआ देखने को मिला। मीनवाइल यहाँ पर क्या हुआ, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आईटीओ के बारे में भी बात करी गई, जो कि हवाना चार्टर 1948 जिसके लिए बनाया गया, बट वो कभी भी पास नहीं हुआ, कभी भी आईटीओ बना ही नहीं। बट मीनवाइल दूसरी तरफ क्या हो गया, गैट जो है 23 कंट्रीज ने जेनेवा के अंदर साइन कर दिया था, और जनवरी 1 1948 से गैट हमें जो है फोर्स में आता हुआ देखने को मिला।
और 1948 से लेकर के 1995 तक गैट वाज द ओनली इंस्ट्रूमेंट जिससे क्या करा जा रहा था, वर्ल्ड ट्रेड को, इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करा जा रहा था। और इसके अंदर जब गैट की मीटिंग वगैरह हुई तो इसमें 8 राउंड्स में कई बार जापान में, जेनेवा में, ओरेगे में, कई जगहों पर अलग अलग मीटिंग्स हुई और वहां पर काफी सारे चेंजेस करे गए इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। जैसे कई बार टैरिफ बैरियर्स कम करे गए, कई बार जो है और चीजों को, इंटरनेशनल ट्रेड को थोड़ा सा इजी करा गया। ठीक है, बहुत सारी चीजें हुई और फाइनल जो राउंड हमें देखने को मिला इसका 8th राउंड, जो कि उरेवे राउंड जिसको हम बोलते हैं, 1984 से लेकर के 1994 तक जो चला, इसमें क्या हुआ, डब्ल्यूटीओ के एस्टैब्लिशमेंट की बात करी गई कि भाई अब क्या करना चाहिए, हमें एक ऐसा इंस्टीट्यूशन तैयार करना चाहिए जो कि इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट कर सके। द रीजन बिहाइंड दिस वाज कि भाई जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो बहुत बड़े लेवल पर यहाँ पर अब बढ़ रहा था। हर एक कंट्री के अंदर जो है इंटरनेशनल ट्रेड हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा था। ईच एंड एवरी कंट्री वाज पार्टिसिपेटिंग इन द इंटरनेशनल ट्रेड बाय 1996। तो इन सब चीजों को देखते हुए यहाँ पर गैट हमें डब्ल्यूटीओ यहाँ पर हमें एस्टैब्लिश होता हुआ देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे डब्ल्यूटीओ की कि कैसे डब्ल्यूटीओ रहा, क्या कुछ काम डब्ल्यूटीओ के रहे, फिर बाद में हम समझेंगे कि डब्ल्यूटीओ का इंडिया के साथ क्या रोल रहा, किस तरीके से डब्ल्यूटीओ ने यहाँ पर काम किया। ओके, यहाँ तक आप में से किसी का कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना डाउट आप मेरे से क्लियर कर लीजिए, पूछ लीजिए। अदरवाइज कोई डाउट नहीं है तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए प्लीज। ठीक है, अब यहाँ पर गाइस हम बात करते हैं किसकी, अब यहाँ पर हम बात करते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। तो देखिए, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पर बता चुका हूं कि जो गैट था, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स, वो ट्रांसफॉर्म करा गया और क्या बनाया गया, डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर एस्टैब्लिश करा गया, जो कि इकोनॉमिक हिस्ट्री के अंदर, वर्ल्ड की हिस्ट्री में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क इवेंट यहाँ पर रहा। अब देखिए, जब डब्ल्यूटीओ यहाँ पर एस्टैब्लिश हो गया तो डब्ल्यूटीओ को एस्टैब्लिश करने के पीछे के मकसद क्या थे कि जो वर्ल्ड ट्रेड है इसको लेकर के एक ट्रांसपेरेंट ऑर्डरली सिस्टम यहाँ पर बन जाए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं डब्ल्यूटीओ को बनाने के पीछे का मकसद क्या था कि भाई एक मल्टीलैटरल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यहाँ पर बनाया जाए, जो कि हर हमारा जो ग्लोबल ट्रेड हो रहा है उसके अंदर इम्प्रोवाइजेशन करा जाए, जो कंट्रीज ग्लोबल ट्रेड के अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं उनका वेलफेयर हो, किसी को कोई नुकसान ना हो, कोई किसी के को गलत यहाँ पर नुकसान ना पहुंचाए। तो इन सब चीजों को देखते हुए यहाँ पर डब्ल्यूटीओ का एस्टैब्लिशमेंट करा गया। The reason was because at this time during 1990s there was a rapid integration of the world global economy। इंडिया भी हम देख चुके थे, इंडिया भी जो है क्या हो गया था, वो भी एक तरीके से लिबरल हो गया था, ग्लोबलाइज हो रहा था। 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स आ गए थे, तो कहीं ना कहीं इस टाइम पर ग्लोबल इकोनॉमी बहुत तेजी के साथ इंटीग्रेट हो रही थी, जिस वजह से क्या हो रहा था, हर एक देश को लेकर के इंटरडिपेंडेंस बढ़ रही थी। ठीक है, ट्रेड को लेकर के चीजें बेहतर हो रही थी। ठीक है, इंडिया यूएसए से भी ट्रेड कर रहा था, यूएसए इंडिया से कर रहा था, बहुत सारी चीजें कहीं ना कहीं हो रही थी। तो अब इन चीजों को, जो मास लेवल पर चीजें हो रही थी, उसको कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए यहाँ पर डब्ल्यूटीओ का एस्टैब्लिशमेंट होता हुआ हमें देखने को मिला। तो द मेन रीजन बिहाइंड द डब्ल्यूटीओ वाज टू प्रोवाइड एंड ट्रांसपेरेंट ऑर्डरली वर्ल्ड ट्रेड प्लेटफॉर्म, यानी कि एक मल्टीलैटरल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यहाँ पर प्रोवाइड कराना, जो कि पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट हो और कहीं ना कहीं जो ग्लोबल ट्रेड को इंप्रूव करने का काम यहाँ पर करे। तो ये था यहाँ पर डब्ल्यूटीओ के पीछे का रीजन, डब्ल्यूटीओ को एस्टैब्लिश करने का मेन मकसद। अब देखिए, जब हम बात करते हैं डब्ल्यूटीओ की, तो डब्ल्यूटीओ के क्या कुछ फायदे रहे उसको समझेंगे। मीनवाइल यहाँ पर एक कमेंट है, यहाँ पर कमेंट है, गेट मेन ऑब्जेक्टिव इज टू रिड्यूस टैरिफ्स आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ तो चीजें बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। ठीक है, ट्रेड वाज द मेन थिंग जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट हुआ था। ठीक है, ट्रेड के ऊपर सबसे ज्यादा दिक्कतें इसलिए आई थी बिकॉज वॉर का खतरा जो था, ये इस वजह से ही कहीं ना कहीं ट्रेड में सबसे ज्यादा दिक्कतें आई। कुछ कंट्रीज ने क्या करा, इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ा दी। ठीक है, कुछ कंट्रीज ने क्या करा, अपने यहाँ से और सब चेंजेस करे। तो गैट बकायदा यहाँ पर एक एग्रीमेंट करा गया कि भाई हम क्या करेंगे, कोटास को भी कम करेंगे और साथ में जो हमारे यहाँ पर ड्यूटीज है, टैरिफ्स है, उसको भी कम करेंगे। तो मेन रीजन बिहाइंड गैट वाज दैट ओनली। ठीक है, तो ये सब चीजें हमें होती हुई देखने को मिली। अब देखिए होता क्या है, अगर हम यहाँ पर एक डेटा देखें तो डब्ल्यूटीओ से लेकर के अब तक का, यानी कि 1990 से लेकर के अब तक, जब से डब्ल्यूटीओ बना है तब से लेकर के अब तक
150% तक का यहाँ पर जो है ट्रेड में डेवलपमेंट हमें देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं ग्लोबल ट्रेड के पीछे जो इतनी डेवलपमेंट हो रही है आज की डेट में, उसमें डब्ल्यूटीओ का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर हमें देखने को मिला है। और कहीं ना कहीं जो डब्ल्यूटीओ है वो क्या करता है, वो यहाँ पर ट्रेड बैरियर्स को कम करने का काम करता है। वहीं दूसरी तरफ इस तरीके से नेगोशिएशन करा जाता है कि भाई किसी भी कंट्री का कोई भी राइट, किसी भी कंट्री को कोई नुकसान ना हो, यानी कि बायस्ड पॉलिसीज नहीं बनाता डब्ल्यूटीओ। मान लीजिए इंडिया और चाइना के बीच में पॉलिसी बनानी है, तो इंडिया का भी ध्यान रखा जाएगा, चाइना का भी ध्यान रखा जाएगा। ऐसी पॉलिसी नहीं होगी कि इंडिया को फायदा हो चाइना को नुकसान हो, या चाइना को फायदा हो इंडिया को नुकसान हो, ऐसा कुछ नहीं करा जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक बैलेंस्ड, एक नॉन डिस्क्रिमिनेटेड वे में डब्ल्यूटीओ यहाँ पर काम करता है। मेन मकसद क्या होता है जब डब्ल्यूटीओ अपने रूल्स वगैरह बनाता है, ट्रेड बैरियर्स को कम करता है, तो देखिए इससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है, ठीक है, लेबर वगैरह इजी हो जाती है, इंपोर्ट सस्ते हो जाते हैं, फिनिश्ड गुड्स वगैरह के प्राइसेस कम हो जाते हैं। बेसिकली अगर आप यहाँ पर कहें तो चीजों को लेकर के एक्सेसिबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है, मार्केट यहाँ पर कहीं ना कहीं बढ़ जाता है, तो जिस वजह से चीजें बेहतर होती हुई हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अब देखिए काम कैसे करता है डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ दो तरीके से काम करता है। पहली चीज जो डब्ल्यूटीओ यहां पर करता है वो क्या करता है, वो कंट्री से बातचीत करता है, नेगोशिएट करता है, रूल्स वगैरह बनाता है, और अगर कंट्रीज को रूल्स एक्सेप्टेबल है तो उन रूल्स को लागू करा जाता है। वहीं दूसरी तरफ डब्ल्यूटीओ क्या करता है, कोई डिस्प्यूट वगैरह है मान लीजिए कुछ कंट्रीज के बीच में रूल्स को लेकर के या कुछ इश्यूज को लेकर के, तो उनके साथ वो रूल्स को भी सेटल डाउन करता है ताकि चीजें जो है स्मूथ रहें। तो कहीं ना कहीं आप यहां पर कह सकते हैं द मेन फंक्शन of the WTO is to promote the smooth functioning of the global trade। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ग्लोबल ट्रेड स्मूथली काम करे, ज्यादा डेवलप हो, प्रमोट हो, इन सब के पीछे का मेन जो एक फाउंडेशन है वो क्या है, डब्ल्यूटीओ। तो कहीं ना कहीं जब हम बात करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक पॉलिसी की, ग्लोबल पॉलिसीज की, ग्लोबल इकोनॉमिक्स की, तो उसके अंदर जैसे हम बात करते हैं आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की, तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के अलावा WTO is also one of the most important international organization जो कि कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी को, खास करके ग्लोबल इकोनॉमी को बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है। देखिए अब क्या है, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक ये क्या कर रहे हैं, ये लोन्स प्रोवाइड करा रहे हैं, फिर डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं, चीजों को मैनेज कर रहे हैं, प्रॉपर्ली फाइनेंसेस को मैनेज कर रहे हैं। बट जब तक ट्रेड प्रॉपर नहीं होगा, ट्रेड स्मूथली नहीं होगा, तब तक चीजें नहीं हो पाएंगी, बिकॉज ट्रेड से ही रियलिटी के अंदर प्रोग्रेस आती है। तो डब्ल्यूटीओ भी उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं आप यहां पर कह सकते हैं कि डब्ल्यूटीओ, इसके अलावा आईएमएफ और साथ में वर्ल्ड बैंक, ये तीनों मिलकर के जो है यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करते हैं। हालांकि अब देखिए क्या है, जैसे कि यहाँ पर कुछ कमेंट भी आए हैं कि हाँ इंडिया और यूएसए को लेकर के कुछ यहाँ पर जो है प्रॉब्लम्स वगैरह भी हैं, क्या है इश्यूज, वो भी मैं आगे चल करके आपको बताऊंगा भी, ठीक है, उनको भी हम डिस्कस करेंगे आगे चल करके। तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि जो डब्ल्यूटीओ है उसका काफी इंपॉर्टेंट, काफी क्रूशियल रोल रहा है हमारे इंटरनेशनल ट्रेड में, ग्लोबल इकोनॉमिक्स में, ठीक है, और कहीं ना कहीं इंटरनेशनल बिजनेसेस के अंदर अगर कोई भी लीगल या पॉलिटिकल इश्यूज आ रहे हैं उनको निपटाने में, तो कहीं ना कहीं डब्ल्यूटीओ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले कर रहा है आज की डेट में। और एंड इट इज द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन, कहीं ना कहीं एक बहुत पावरफुल इंस्टीट्यूशन के तौर पर हमें डब्ल्यूटीओ देखने को मिल रहा है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर के काम करता है ताकि ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसीज को बेहतर तरीके से यहाँ पर इंप्लीमेंट करा जाए, बेहतर तरीके से उन्हें आगे लेकर के चला जाए। तो ये था गाइस यहाँ पर कुछ डब्ल्यूटीओ के बारे में, ठीक है। अब तक की यहाँ पर अगर हम बात करें, अब तक हमने क्या डिस्कस करा, अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया कि कैसे गैट से लेकर के डब्ल्यूटीओ का इवोल्यूशन हुआ, गैट को बनाने के पीछे के क्या मेन रीजंस थे, फिर डब्ल्यूटीओ जो बनाया गया उसके क्या रीजंस थे, पीछे क्या कुछ हुआ, फिर मैंने आपको बताया कि डब्ल्यूटीओ का काम क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव्स है डब्ल्यूटीओ के, डब्ल्यूटीओ से क्या कुछ फायदे हुए, कैसे डब्ल्यूटीओ काम करता है, क्या इसका रोल है, एवरीथिंग टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड। यहां तक आपका किसी का कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना डाउट आप मेरे से क्लियर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अगर कोई डाउट नहीं है तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, वीडियो को लाइक जरूर करें और यहाँ पर कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें। अब आगे की तरफ चलते हैं, अब बात करते हैं यहाँ पर क्या डब्ल्यूटीओ और इंडिया के बारे में। इवन इंडिया वॉज पार्ट ऑफ डब्ल्यूटीओ फ्रॉम 1994 व्हाइल चाइना, देखिए इंडिया इज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ डब्ल्यूटीओ। जब भी हम बात करते हैं इंडिया हो
इंडिया जो है वो गेट का भी फाउंडिंग मेंबर था। कैसे था वही मैं आपको यहाँ पर अब बताऊंगा, ठीक है। बिल्कुल सही बात है, चाइना ने बाद में एंटर करा, रशिया ने भी बाद में ज्वाइन करा, बट कहीं ना कहीं इंडिया वाज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ डब्ल्यूटीओ। इस वजह से इंडिया को फायदा भी काफी हुआ। क्या कुछ फायदे हुए वो मैं भी आपको यहाँ पर समझाऊंगा। ठीक है, अगर हम इंडिया की बात करें, सो इंडिया वाज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ गेट, ठीक है। 1947 में जब गेट को स्टैब्लिश करा गया, यहाँ पर गेट को बनाया गया, तो इंडिया वाज दैट फाउंडिंग मेंबर। और जब आगे चल करके 1996 में जब डब्ल्यूटीओ को यहाँ पर करा गया, तो डब्ल्यूटीओ का भी इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर यहाँ पर रहा। तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पर कह सकते हैं कि जो इंडिया का पार्टिसिपेशन रहा शुरुआत से ही इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। और इंडिया शुरू से ही क्या चीज चाहता था कि भाई एक स्टेबिलिटी हो चीजों के अंदर, और कहीं ना कहीं ट्रेड से प्रॉस्पेरिटी आएगी, इंडिया को पता था। तो इस वजह से कहीं ना कहीं इंडिया वॉज सीकिंग टुवर्ड्स द स्टेबिलिटी, कि भाई स्टेबिलिटी आनी चाहिए। और इसी वजह से इंडिया ने इंटरनेशनल ट्रेड की गवर्नेंस को लेकर के जो भी है डब्ल्यूटीओ बना या गैट बना, इसके अंदर शुरू से ही इंडिया ने यहाँ पर पार्टिसिपेट वगैरह करा। अब देखिए इंडिया की यहाँ पर अगर हम बात करें, तो जब भी हम ग्लोबल ट्रेड की बात करते हैं, तो ग्लोबल ट्रेड के अंदर इंडिया का सबसे ज्यादा शेयर किस चीज को लेकर के है? ग्लोबल ट्रेड में, ग्लोबल ट्रेड में इंडिया का सबसे ज्यादा शेयर जो है वो है सर्विसेज को लेकर के। तो जो हमारे टोटल एक्सपोर्ट्स है इंडिया के, ठीक है, जो हम टोटल एक्सपोर्ट्स करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, उसमें 40% जो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है वो क्या है? सर्विसेज। इंडिया की जो सर्विसेज हैं वो यहाँ पर हमें ज्यादा बड़े लेवल पर देखने को मिलती हैं। और ये हकीकत भी है, जब भी हम अपने जीडीपी की बात करते हैं, तो इंडिया के जीडीपी के अंदर विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर? सर्विसेज। 55% से ज्यादा जो हमारे जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो किसका है? सर्विसेज का है। इसी वजह से जो हमारे एक्सपोर्ट्स आ जाते हैं उसके अंदर भी सर्विसेज का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और कहीं ना कहीं जो ये सर्विस सेक्टर है, अगर आप इसकी बात करें, तो अप्रोक्सीमेटली 142 मिलियन पीपल जो है वो सर्विस सेक्टर के अंदर ही एम्प्लॉयड है। यानी कि तकरीबन 14 करोड़ लोग जो है इंडिया के, तकरीबन 28% पॉपुलेशन या कहीं वर्कफोर्स जो है हमारी, वो कहां पर एम्प्लॉयड है? वो सर्विस सेक्टर के अंदर एम्प्लॉयड है, ठीक है। तो इसी वजह से अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो देखिए इंडिया के जो मेन एक्सपोर्ट है वो क्या है? वो सर्विसेज है, या आईटी सेक्टर के अंदर चीजें हैं, ट्रैवल है, ट्रांसपोर्ट है। इन सब चीजों के अंदर इंडिया एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और कहीं ना कहीं जो मेन डेस्टिनेशन है इंडिया की, वो क्या है? यूएस। आपको पता है कि कितने बड़े लेवल पर कोई काफी सारे इंडियंस यूएस के अंदर काम करते हैं, अपनी सर्विसेज दे रहे हैं आईटी सेक्टर के अंदर, ठीक है। बड़े बड़े आप देख लीजिए जो हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, गूगल हो गया, या उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट हो गया, कहीं ना कहीं इन सब के जो मेंबर्स हैं इंपॉर्टेंट जो है वो कौन है? वो उनका बैकग्राउंड इंडियन ही है। तो कहीं ना कहीं इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आज की डेट में प्ले कर रहा है। और इंडिया की जो ये सर्विसेज ट्रेड था, इसको लेकर के जो लिबरलाइजेशन हमें देखने को मिला, कहीं ना कहीं डब्ल्यूटीओ का उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। इंडिया जो आज की डेट में इतने बड़े लेवल पर अपनी सर्विसेज वगैरह दे पा रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसमें डब्ल्यूटीओ ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया है। कहीं ना कहीं अगर डब्ल्यूटीओ ना होता तो चीजें उस तरीके से लिबरलाइज ना होती, चीजें इजी ना होती। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों के पीछे डब्ल्यूटीओ का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। हालांकि फूड और लिवलीहुड सिक्योरिटी को लेकर के इंडिया और डब्ल्यूटीओ के बीच में और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स बनी रहती हैं। जैसे कि इंडिया शुरू से ही यहाँ पर डिमांड कर रहा है कि भाई एक परमानेंट सॉल्यूशन होना चाहिए स्टॉक होल्डिंग सब्सिडीज को लेकर के, ठीक है, बिकॉज इंडिया इज द लार्ज एग्रेरियन इकोनॉमी। तो कहीं ना कहीं फूड सिक्योरिटी को लेकर के इंडिया शुरू से ही ये चीज बोलता आ रहा है। हालांकि यहाँ पर अगर हम बात करें 2013 की, तो डब्ल्यूटीओ की एक मीटिंग हुई थी बाली में, उसमें एक इंटरिम एग्रीमेंट भी साइन करा गया था कि ठीक है, इंडिया या जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो यहाँ पर क्या कर सकते हैं? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को पाइल अप कर सकते हैं। बट कहीं ना कहीं अगर हम बात करें आज की डेट की, तो डेवलपिंग कंट्रीज भी इसके खिलाफ हैं, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया ने जो एक इंपॉर्टेंट चीज करी है डब्ल्यूटीओ की मदद से, वो क्या है कि आप देखते हैं कि इंडिया का जो बासमती चावल है या दार्जिलिंग की जो चाय है, ये काफी ज्यादा फेमस है, ठीक है। तो इंडिया ने जो ट्रिप्स एग्रीमेंट है डब्ल्यूटीओ का, उसके अंडर, ट्रिप्स एग्रीमेंट क्या होता है अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें, तो बेसिकली जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है उससे रिलेटेड ये एग्रीमेंट होता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो आप सबको पता है कि ज्योग्राफिकल जीआई टैग जो है इंडिया ने बासमती राइस के लिए भी ले रखा है, दार्जिलिंग टी के लिए भी ले रखा है, और अल्फांसो मैंगो के लिए भी ले रखा है। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं क्या है, इंडिया के लिए एक इंपॉर्टेंट है। यानी कि इंडिया का जो बासमती राइस है वो नाम से बिकता है कि भाई हाँ ये बासमती राइस है। अल्फांसो मैंगोज जो है वो नाम से बिकते हैं, ठीक है। दार्जिलिंग की जो चाय है वो नाम से बिकती है, बिकॉज क्योंकि इनको बकायदा जीआई टैग्स वगैरह मिल रखे हैं।
और कहीं ना कहीं ट्रिप्स एग्रीमेंट के अंडर डब्ल्यूटीओ में इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा। ठीक है, हम अलग अलग कंट्रीज को, हमारे यहाँ से बासमती राइस भी जाता है, चाय भी जाती है, अल्फांसो मैंगोज भी जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पर कह सकते हैं इंडिया को बहुत सारे फायदे डब्ल्यूटीओ के एग्रीमेंट से हुए। बट कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या है, जो डेवलप्ड कंट्रीज है जैसे कि यूएसए, यूरोपियन यूनियन, ये लगातार इंडिया के ऊपर या कहीं डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर बैन बनाए हुए हैं, डब्ल्यूटीओ के ऊपर प्रेशर बनाए हुए हैं कि भाई जो नॉन ट्रेड बैरियर्स है जैसे कि लेबर के इश्यूज हो गए, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के इश्यूज हो गए, ह्यूमन राइट्स के इश्यूज हो गए, इन सबको भी उठाया जाए। हालांकि इंडिया शुरुआत से ही कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या रहा है, इन नॉन ट्रेड इश्यूज के इंक्लूजन के अगेंस्ट रहा है। इंडिया का कहना है कि भाई इससे कोई मतलब नहीं है, बट यूएसए, यूरोपियन यूनियन, ये लोग इसके ऊपर ज्यादा प्रेशर देते हैं। ये कहते हैं कि भाई अगर आप ये प्रॉपर्ली तरीके से नहीं करोगे, डब्ल्यूटीओ के एग्रीमेंट्स को फॉलो नहीं करोगे, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, हम आपसे इंपोर्ट वगैरह बैन कर देंगे। तो ये सब चीजें भी कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलती हैं, जिसको लेकर के लगातार बातचीत वगैरह चलती रहती है, चाहे ट्रिप्स एग्रीमेंट हो या इन डेवलपिंग कंट्रीज के साथ इश्यूज हो या एग्रीकल्चर को लेकर के कुछ इश्यूज हो, फार्म सब्सिडीज का इशू हो। कहीं ना कहीं ये सब मुद्दे आज की डेट में एक बहुत बड़े कंसर्न बने हुए हैं डब्ल्यूटीओ के अंदर। अब देखिए, आज की डेट की अगर हम बात करें तो चाइना और यूएसए के बीच में एक ट्रेड वॉर हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं डब्ल्यूटीओ उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने का माना जा रहा है कि डब्ल्यूटीओ को उसमें करना भी चाहिए, एंड दिस इज अ टाइम कि कहीं ना कहीं डब्ल्यूटीओ को भी अपने अंदर रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। हालांकि यहाँ पर अगर हम बात करें डब्ल्यूटीओ की, तो डब्ल्यूटीओ प्लेड एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ग्लोबल ट्रेड, बट कहीं ना कहीं चीजें आज, अब देखिए चाइना है, चाइना क्या करता है, गलत ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करता है, अनफेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करता है, जो कि कहीं ना कहीं क्या करता है, ग्लोबल ट्रेड के बैलेंस को खराब कर देता है। ठीक है, तो डब्ल्यूटीओ को इन सब चीजों के ऊपर भी और ज्यादा यहाँ पर जो है सख्ताई करनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में जो ग्लोबल ट्रेड है वो क्या रहे, वो एक तरीके से विदाउट एनी हिंड्रेंस, विदाउट एनी प्रॉब्लम्स यहाँ पर प्रॉस्पर होता रहे। और देखिए, आने वाला जो समय है वो किसका है, वो ट्रेड का ही है। मैं हमेशा से एक चीज बोलता आया हूं कि यूएसए, चाइना लड़ क्यों रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द ट्रेड। ट्रेड वॉर वाज द मेन रीजन बिहाइंड दिस, और कहीं ना कहीं डब्ल्यूटीओ का उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। अभी हमने देखा था कि डब्ल्यूटीओ के नए चेयरमैन भी आए हैं जो कि लेडी हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। बाकी देखते हैं आने वाले समय में किस तरीके से कुछ डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, और जो इंडिया के कुछ इश्यूज है डब्ल्यूटीओ के अंदर, चाहे फार्म सब्सिडीज को लेकर के हो या ये स्टॉक होल्डिंग को लेकर के हो, या अगर हम बात करें नॉन ट्रेड इश्यूज को लेकर के हो, तो उसमें किस तरीके से चीजें रहती हैं वो आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा। बाकी आज के सेशन में इतना ही। तो आज के सेशन की गाइस अगर हम बात करें, हमने यहाँ पर डब्ल्यूटीओ के बारे में जाना कि कैसे डब्ल्यूटीओ बना, डब्ल्यूटीओ कैसे यहाँ पर जो है हिस्ट्री क्या रही डब्ल्यूटीओ की, गैट क्या था उसके बारे में हमने यहाँ पर देखा, क्या इनके पीछे के रोल रहे, क्या इनके पीछे के रीजन थे, क्यों इनको बनाया गया, क्यों स्टैब्लिश करा गया, हर एक चीज को हमने यहाँ पर डिस्कस करा। एंड आफ्टर दैट मैंने आपको बताया कि कैसे इंडिया ने काफी बेनिफिट्स लिए डब्ल्यूटीओ के, कैसे जीआई टैग से लेकर के सर्विस सेक्टर का लिबरलाइजेशन एंड एवरीथिंग वी हैव कवर्ड इन दिस, और क्या कुछ इश्यूज है इंडिया के वो भी यहाँ पर मैंने आपको बताए, कुछ नॉन ट्रेड इश्यूज है और कुछ अलग चीजें हैं। ठीक है, इंडिया हैज एन एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज ओवर चाइना इन वीट प्रोडक्शन, जी वही तो बात है ना कहीं यही सब प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ठीक है, तो इन्हीं सब चीजों की वजह से क्या है कि देखिए इंडिया के जो फार्म इश्यूज हैं, अगर हम बात करें आज की डेट में, जो हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमारा जो ये फार्म सेक्टर है इसको हम लिबरलाइज कर सके, चीजों को और बेहतर कर सके, वो क्या है, कहीं ना कहीं जो हमारे कमिटमेंट्स हैं वो डब्ल्यूटीओ को लेकर के ही हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर डब्ल्यूटीओ को लेकर के चीजें हैं, मैनेज करनी है, और देखते हैं आने वाले समय में क्या कुछ रहेगा। हालांकि गवर्नमेंट इज ट्राइंग देयर बेस्ट टू लिबरलाइज द थिंग्स, डब्ल्यूटीओ में जो कमिटमेंट्स हैं, एग्रीमेंट्स हैं, उनको फुलफिल करने के लिए लगातार गवर्नमेंट काम कर रही है। और देखिए, कहीं ना कहीं ये हम लोगों को भी समझना चाहिए कि दैट यहाँ पर आने वाले समय में चीजों को हमें भी लिबरलाइज करना चाहिए। फ्रॉम ट्रेडिशनल थिंग्स वी नीड टू मूव टुवर्ड्स द मॉडर्न टेक्निक्स। तो इसी सब चीजों को देखते हुए यहाँ पर काम हो रहा है। तो देखते हैं आने वाले समय में क्या कुछ डेवलपमेंट हमें होती हुई देखने को मिलती है। तो बाकी आज के सेशन में इतना ही। यस, आज सेशन थोड़ा सा छोटा इसलिए है बिकॉज आज हम सिर्फ डब्ल्यूटीओ और उसकी हिस्ट्री एंड एवरीथिंग इसके बारे में बात करें। अगर आप बुक खोल के देखेंगे तो बुक में 3-4 पेज का ही चैप्टर है। हालांकि मैंने बुक से चीजें ज्यादा नहीं दी बिकॉज बुक में थोड़ा सा अलग तरीके से था, तो मैंने गूगल का भी इस्तेमाल किया, बुक का भी इस्तेमाल किया, दोनों का इस्तेमाल करके थोड़ा सा यूजफुल सेशन आपके लिए बनाया, ताकि आपको एक मेन आइडिया हो जाए कि क्या डब्ल्यूटीओ है, किस तरीके से इंडिया का एक इंपॉर्टेंट रोल रहा और कैसे कुछ यहाँ पर काम डब्ल्यूटीओ का रहा। ठीक है,
तो आज के सेशन में इतना ही गाइस, आज के सेशन को यहीं हम खत्म करते हैं। मीनवाइल कुछ कमेंट्स हैं, उन कमेंट्स को देख लेते हैं। यूएसए वाज सुपर पावर इन यूनिलैटरल पोलर बट नाउ इट्स मल्टी polar world, hence China is trying to become the superpower. See, I have always told you about this thing कि किस तरीके से ये जो बैलेंस ऑफ पावर है ये चलता है, और इस बैलेंस ऑफ पावर के पीछे ही हमें विश्व युद्ध भी देखने को मिले और काफी सारी चीजें और भी देखने को मिली। बाकी अगर हम बात करें चाइना और यूएसए की, तो देखिए जो ट्रेड वॉर है ये एक सबसे बड़ा कंसर्न है आज की डेट में। अब देखते हैं आने वाले समय में क्या कुछ डेवलपमेंट हमें देखने को इसमें भी मिलते हैं। ओके, तो आज के सेशन को हम यहीं एंड करते हैं गाइस। बाकी जो हमारी संजीव वर्मा की इकोनॉमी की बुक थी उसके अंदर काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजों को हमने कवर कर लिया है। हालांकि कुछ 5-6 छोटे मोटे चैप्टर रह गए हैं, उनको आप खुद से रीड कर लीजिएगा। बाकी हमारा इकोनॉमिक्स का कोर्स आज यहाँ पर एंड हो रहा है, ठीक है। अगर आपको कोई लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं अलग से उस पर सेशन बना दूंगा। बाकी फ्रॉम माय साइड द कोर्स इज अबाउट टू एंड हियर। अब जो कल हमारा जो नया कोर्स शुरू होने जा रहा है उसके बारे में आपको पता है। 100 डेज का कोर्स हम लेकर के आ रहे हैं, जिसमें आपके लिए यूपीएससी से रिलेटेड जितनी भी रिवीजन होगा वो यहाँ पर कराया जाएगा प्रीलिम्स के लिए। तो प्लीज इसके अंदर पार्टिसिपेट करिएगा। पहले हम हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे, देन पॉलिटी को डिस्कस करेंगे, उसके बाद ज्योग्राफी को डिस्कस करेंगे, एंड देन आगे चीजें हम उसमें लेकर के चलेंगे। ओके, सो आज के सेशन में इतना ही। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस सेशन। गुड बाय।